हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने कल की अपनी जियोग्राफिक क्लास शुरू की थी, चलिए उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हमने पिछली क्लास में जो जो पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वो मेरी पहली क्लास थी, इस वजह से है शायद उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हो या कुछ समझाने पे हमसे कोई कमी रह गई। चलिए इस वाले में एक बार ओरल रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक हमारी क्लास हो पाई थी। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले खगोल की पढ़ा था। खगोल की या इसे खगोल की या खगोल विज्ञान भी कहते हैं। आकाशीय पिंडों की आकृति, आकार, उनकी बनावट, उनकी गति आदि का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल की या खगोल विज्ञान कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ब्रह्मांड पढ़ा था। ब्रह्मांड समस्त खगोल की पिंडों को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड मूलतः आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। और प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों की संख्या में तारे होते हैं और प्रत्येक तारे का अपना एक समूह या परिवार होता है। और प्रत्येक तारे का अपना एक समूह या परिवार क्यों होता है? क्योंकि उसकी अपने आप में समूह बनाने की प्रकृति होती है, जिसकी वजह से उसका अपना एक समूह या अपना एक परिवार होता है ब्रह्मांड। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सूर्य। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? भूकेंद्रीय सिद्धांत टालेमी ने दिया। बाद में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत आया था, जिसे कापरनिकस ने दिया था। बाद में आते थे कैपलर। कैपलर ने इस सर्वप्रथम ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे और इन्होंने ही बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद में आया था गैलीलियो। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन की खोज की थी। गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन की खोज की थी और इसी दूरबीन के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम बृहस्पति के 4 उपग्रह आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड के बारे में इन्होंने ही जानकारी दी थी। और गैलीलियो ने ही अपवर्तक दूरबीन की खोज की थी और इन्होंने ही सर्वप्रथम सौर धब्बा या सूर्य कलंक के बारे में जानकारी दी थी। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है और सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। गैलीलियो के बाद में न्यूटन ने परावर्तक दूरबीन की खोज की थी। इसके बाद में आए थे हर्सेल ने सौर मंडल की असीमितता का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है, सूर्य स्वयं आकाशगंगा का एक तारा मात्र है। इसके बाद में आया था एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल इन्होंने सौर मंडल के प्रतिसरण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि ग्रह एक दूसरे से जितनी दूर जाते जा रहे हैं, इनकी गति भी लगातार उतनी ही बढ़ती जा रही है। और इसका समर्थन उन्होंने डॉपलर ने किया था रेड शिफ्टिंग वाले प्रयोग से अपने। कल ऐसा हो गया था, पढ़ाते पढ़ाते एकदम से माइक वाले वायर पे हाथ फंस गया था। लास्ट टाइम मेट्रे टाइम इरेज कर रहे थे जब, तो हुआ क्या था कि वीडियो अपने आप पुश हो गया था, ऑफ हो गया था, मतलब रिकॉर्डिंग वहाँ से उसकी ऑफ हो गई थी। और इसके बाद में हमने थोड़ा आगे तक भी पढ़ाया था। चलिए आज वहाँ से फिर से शुरू कर लेते, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग आज आगे से अपना शुरू करते हैं। विश्व उत्पत्ति। विश्व उत्पत्ति का सिद्धांत है। विश्व उत्पत्ति का सिद्धांत। विश्व उत्पत्ति का सिद्धांत, ये जो 2 नियम है उनको सर्वसम्मत प्राप्त है, उन्हीं को ज्यादातर माना जाता है, जिनमें से एक है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग
बिग बैंग जिसे किसने दिया था? जाज लेमेतरे ने। पहला था बिग बैंग सिद्धांत जिसे जाज लेमेतरे ने दिया था, और दूसरा था दोलायमान और स्पंदमान सिद्धांत जिसे एलन संडेज ने दिया था। दोलायमान और स्पंदमान। जिसे एलन संडेज ने दिया था। यही दो सिद्धांत अपने ज्यादा माने जा रहे हैं, जिनमें से बिग बैंग थ्योरी है और एक ये दोलायमान और स्पंदमान वाला है। अब चलिए जान लेते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग सिद्धांत जो जाज लेमेतरे ने दिया था, ये क्या है? ये है वास्तव में कि समस्त ब्रह्मांड का जो पिंड थे, ये सभी मिलकर एक छोटे से एक आकार में इकट्ठे हो गए। ये जब सभी का द्रव्यमान एक में ही फिक्स हो गया, एक ही बिंदु पर आ गया है, तो इसके केंद्र बहुत ज़्यादा डेंस हो गया, बहुत ज़्यादा इसमें घनत्व बढ़ गया था। और घनत्व बढ़ जाने के कारण, जिसके कारण बिग बैंग हुआ। ये एक बहुत ही महाविस्फोट हुआ, जिसके कारण आकाश में, अंतरिक्ष में, इससे इसके मूल कण इधर उधर चितर गए, बिखर गए मतलब। तो उससे क्या हुआ? उससे हमारी आकाश गंगा, चंद, तारे वारे, इनका निर्माण हो गया। और ये दोलायमान और स्पंदमान क्या है? इसका मतलब है ये कि हमारे जितने भी पिंड हैं सौर मंडल में, ग्रह हैं, उपग्रह, ये सब जितने हैं सौर मंडल के पिंड, ये एक समय में दूर जाते जा रहे हैं। और एक फिक्स टाइम के बाद ये फिर से दोनों गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर से आप समीप आने लगेंगे, और ऐसा होगा कि इनका फिर से डेंस वही हो जाएगा, फिर से ये एक ही मिलकर एक ही बन जाएंगे, और इसमें भी फिर से वही घनत्व बढ़ जाएगा, जिसके कारण एक बार फिर से विस्फोट होगा, और जिससे फिर से यही स्थिति हो जाएगी, फिर से इसके कण चिथर बिथर हो जाएंगे, और उससे फिर से आकाश गंगा कहीं पर, तारे कहीं, इसी तरह का निर्माण होगा। होता दोनों से यही हो रहा है। लेकिन ये दोलायमान का इस सिद्धांत है जिसे एलन संडेज ने दिया था, और ये बिग बैंग है जिसे जाज लेमेतरे ने दिया था। दोनों की डिफिनीशन और क्या हो रहा है ये आपको अब शायद समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं फिर हम लोग आगे। चलिए अब अपनी देखते हैं हम आकाश गंगा। आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा क्या है? दुग्ध मेखला। हमारी आकाश गंगा है दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। और हमारी आकाश गंगा की सबसे नजदीकी आकाश गंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। हमारी सबसे निकटतम आकाश गंगा है दुग्ध मेखला। ये पॉइंट नोट कर सकते हो। हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला है, और दुग्ध मेखला की सबसे नजदीकी आकाश गंगा एंड्रोमेडा। हमारी सबसे निकटतम हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला है, और दुग्ध मेखला की सबसे नजदीकी आकाश गंगा एंड्रोमेडा है। और प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों की संख्या में तारे होते हैं, और प्रत्येक तारे का अपना एक समूह या परिवार होता है। हमारी आकाश गंगा 24 आकाश गंगाओं के समूह का एक समूह है। हमारी आकाश गंगा जो है दुग्ध मेखला है, ये एक 24 आकाश गंगाओं के ग्रुप का एक मेंबर है, ये मान लीजिए आप। दुग्ध मेखला है। चलिए आगे देखते हैं।
दुग्ध मेखला की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। और 80% जो है आकाशगंगा, ये भी आप नोट कर सकते हैं। 80% आकाशगंगा सर्पिलाकार आकृति की होती हैं। सर्पिलाकार नहीं समझे, अभी बता रहे। 80% आकाशगंगा सर्पिलाकार है। और चलिए उधर नीचे शायद दिख न रहा होगा, 80% आकाशगंगाएं सर्पिलाकार हैं और 17% आकाशगंगा दीर्घवृत्तीय हैं। और 3% अनियमित आकृति की हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से इसको। विश्व उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी जो थी वो जॉर्ज लेमेतरे ने दी थी। और दोलायमान और स्पंदमान का सिद्धांत एलन संडेज ने दिया था। और आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला है और हमारी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। 80% आकाशगंगाएं सर्पिलाकार होती हैं, 17% है जो दीर्घवृत्तीय और 3% अनियमित आकृति की है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इसे इरेज कर रहे हैं, साइड में हुए जा रहे हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि अभी हमने बताया था 80% आकाशगंगाएं जो हैं वो सर्पिलाकार हैं। और सर्पिलाकार कैसी होती हैं बता देखिए आप। सर्पिलाकार का मतलब ये होता है, कुछ इस तरह से होती हैं। जो सर्पिलाकार होती हैं आकाशगंगाएं वो कुछ इस तरह से व्यवस्थित होती हैं। और दीर्घवृत्तीय कुछ इस तरह से होती है। और जो अनियमित आकृति की होती है उनका कोई फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी आकार में हो सकती हैं। दीर्घवृत्तीय तो समझ ही गए होंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि अनियमित आकृति की है तो उनका कोई फिक्स आकार नहीं है, उनमें कुछ भी हो सकता है। और ये जो सर्पिलाकार है ये इसमें ना समझ में आ रहा है। और चलिए हम इसे इरेज कर रहे हैं फिर बता रहे हैं। चलिए देखते हैं अपनी सर्पिलाकार किस तरह से होती है। चलिए इधर साइड में आप फोटो में देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, शायद अब आप समझ गए होंगे सर्पिलाकार कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग आगे। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला है और हमारी दुग्ध मेखला जो है वो भी एक सर्पिलाकार है। हमारी दुग्ध मेखला जो हमारी आकाशगंगा जो दुग्ध मेखला है वो भी एक सर्पिलाकार है। और उसकी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी बताई थी? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा भी एक सर्पिलाकार ही है। चलिए फिर चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं अपने तारे की। तारा का निर्माण कैसे होता है? तारे का निर्माण हाइड्रोजन प्लस हीलियम, तारे का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम के संघनन से होता है। जब हाइड्रोजन और हीलियम का संघनन होता है और जिसमें बादल बनता है, और बादल बनने के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें संकुचन होने लगता है, जिसके कारण हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु आपस में टकराने लगते हैं। जिससे होता ये है कि इसके नाभिक में दाब बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। जहाँ पर दाब और ताप एक साथ बढ़ जाता है वहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पर दाब और ताप बढ़ जाता है वहाँ पर वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू होने के पश्चात इससे ऊर्जा निकलने लगती है, जिसके कारण हमें तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो अब ये समझ गए होंगे आप तारा कैसे बनता है। हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है तारा। हाइड्रोजन और हीलियम के संघनन होता है, उसके पश्चात वो बादल बनता है और उसके बाद में उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचन होता है, जिसके कारण उसके परमाणु आपस में टकराते हैं और अंदर का घनत्व ज़्यादा हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है और जिसके पश्चात तारे का निर्माण हो जाता है। अब भैया हो गया तारे का निर्माण। अब
अब ऊपर से देखने लगना कि अब कोई टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। तारा का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम के संघनन से होता है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का संघनन होता है जिससे बादल बनता है, और बादल में संकुचन होने लगता है, गुरुत्वाकर्षण का संकुचन होने लगता है जिससे उसके परमाणु आपस में टकराने लगते हैं, और परमाणु टकराते हैं और केंद्र में घनत्व भी बढ़ता जाता है और ताप भी बढ़ता है, जिसके कारण इसमें होता क्या है, इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके पश्चात उससे ऊर्जा निकलती है और तारे का निर्माण हो जाता है। अब भैया फिर से वही बात, गीता में लिखा है जिसका जन्म हुआ है मृत्यु फिक्स है। चलिए फिर निपटा देते हैं, टाइम किस बात का लग रहा है, चलिए देखते हैं। और इसमें क्या होता है, जब तारे में हाइड्रोजन और हीलियम, तारा जो होता है अपनी लास्ट स्टेज में चला जाता है, और लास्ट स्टेज में जब तारा पहुंच जाता है तो होता क्या है, इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो फूल जाती है और तारा लाल कलर का जलता हुआ दिखाई देने लगता है, जिसे हम लोग लाल दानव तारा भी कहते हैं। लाल दानव तारा। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि लाल दानव तारा, तारा की कौन सी स्थिति है, तो ये लाल दानव तारा तारे की समाप्त होने की स्थिति है, ये तारे खत्म होने की अंतिम स्थिति है। इसके बाद में तारा टूट जाता है या समाप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं लाल दानव तारा। लाल दानव तारा का अंत किस तरह से होता है, तो लाल दानव तारे का अंत दो प्रकार से होता है। लाल दानव तारे का अंत दो प्रकार से होता है, नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक है श्वेत वामन तारा। नंबर एक है श्वेत वामन तारा और नंबर दूसरा है न्यूट्रॉन तारा। चलो अब ठीक है, अब कहोगे कि श्वेत वामन तारे की तरह होता है, न्यूट्रॉन तारे की तरह होता है, ये तो बता दी, लेकिन ये होता कैसे, अब ये भी पूछ सकते हो ना आप लोग। चलिए वो भी बता देते हैं। श्वेत वामन तारा जो होता है, इस श्वेत वामन तारे की तरह उस तारे का अंत होता है जिसका द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान के समान होता है, और सूर्य के द्रव्यमान के समान होता है उस तारे का अंत श्वेत वामन तारे की तरह होता है। और न्यूट्रॉन तारा की तरह अंत होता है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना, जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, चलिए इसके बाद फिर श्वेत वामन तारा, जिस तारे का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है उस तारे का अंत श्वेत वामन तारा की तरह होता है, और जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होता है उसका निर्माण जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होता है उसका अंत न्यूट्रॉन तारे की तरह होता है। न्यूट्रॉन तारे के बारे में एक बात और जान लेते हैं, न्यूट्रॉन तारे के बारे में, कि कर्ण छिद्र कर्ण छिद्र जिसे हम लोग ब्लैक होल भी कहते हैं, ब्लैक होल सिर्फ न्यूट्रॉन तारे में ही पाया जाता है। न्यूट्रॉन तारे में ही, इधर लिख देते हैं, चलिए कृष्ण छिद्र। या ब्लैक होल पाया जाता है। न्यूट्रॉन तारे में ही कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल पाया जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ब्लैक होल होता क्या है, इस कितने दिनों में बनता है, सॉरी दिन कह रहे, कितने साल में बनता है, कितने साल में ये फिर से अपने पोजीशन में जाता है, और जब ये बनता है तो इससे होता क्या है, चुंबकीय झंझावाट उत्पन्न होती है। चलिए हम आगे भी बताएंगे इसके बारे में जब इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी चलिए देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई। तारा जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना, लेकिन कितनी हाइड्रोजन और हीलियम होती है, इसमें 70% हाइड्रोजन होती है और 27% हीलियम होती है। चलिए अब शायद कुछ नहीं छूट रहा है, इस पर देख लेते हैं मत, ठीक है चलिए देखते हैं।
तारा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है, और जब उसकी आखिरी स्टेज में वो पहुंच जाता है तो उसे लाल दानव तारा कहते हैं। जब तारा अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसे लाल दानव तारा कहते हैं। लाल दानव तारे का अंत दो प्रकार से होता है, श्वेत वामन तारा और न्यूट्रॉन तारा। जिस तारे का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है उसे श्वेत वामन तारा की तरह उसका अंत होता है, और जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होता है उसका तारे का अंत न्यूट्रॉन तारे की तरह होता है। और जो कर्ण छिद्र या ब्लैक होल जिसे कहते हैं हम लोग, वो अक्सर न्यूट्रॉन तारे में ही पाया जाता है बस, और कहीं वो बनता नहीं है, वो न्यूट्रॉन तारे में ही बनता है। और जैसा कि अभी हमने आगे बताया था कि ब्रह्मांड में खरबों की संख्या में आकाश गंगा है, और प्रत्येक आकाश गंगा में खरबों की संख्या में तारे, और प्रत्येक तारे का अपना एक समूह या परिवार होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी प्रकृति होती है समूह बनाने की। 25 प्रकृति, क्योंकि उसकी प्रकृति होती है समूह बनाने की। 25% तारे ऐसे हैं, 25% तारे ऐसे हैं जो अकेले हैं। पच्चीस परसेंट तारे ऐसे हैं जो अकेले हैं, और 33% तारे ऐसे हैं जो युग्मक हैं। और 42% तारे ऐसे हैं जो बहुसंख्यक हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। 25% तारे ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, और 33% तारे ऐसे हैं जो युग्मक हैं, दो दो रहते हैं साथ में। और ये 42% तारे ऐसे हैं जो बहुसंख्यक हैं। होता नहीं है ग्रुप में एक लड़का जो अकेले रहना पसंद करता है, मतलब कहीं भी दोस्तों साथ जाओ, सब लोग पता चले इस तरफ को मुंह करके बैठे, वो इस तरफ को मुंह करके बैठा है, फिर एक जाएगा लगा के उसे फिर से वहीं पे बैठा, लेकिन उसका वहां पे भी मन नहीं लगेगा। और 33% ये मान लो वो जो कुछ सिर्फ दो नहीं होते, जहाँ जाना है बस सिर्फ दो लोग चले गए साथ में घूम आए। और कुछ ये ऐसे होते हैं हमारे से, मान लो आने दो, जितने आ रहे आने दो, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं आगे। चलिए इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जा रहे, फिर इसको हम इरेज करते हैं। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं, तारामंडल। प्रत्येक तारे में अपना एक समूह निर्माण करने की तारामंडल, प्रत्येक तारे में अपना एक समूह निर्माण करने की प्रकृति होती है, जैसा पहले भी बता चुके हैं, जिससे वो तारामंडल का निर्माण करता है। और अभी तक 89 तारामंडल की खोज की जा चुकी है। 89 तारामंडल, 89 तारामंडल की खोज की जा चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है, वह दूसरे नंबर पर। हाइड्रा है। तारामंडल प्रत्येक तारे में अपना एक समूह या प्रत्येक तारे में अपना एक समूह निर्माण करने की प्रकृति होती है, जिसके कारण वो तारामंडल का निर्माण करता है। और अभी तक 89 तारामंडल ज्ञात किए गए, जिनमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है, वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है, जिसमें लगभग 90 तारे हैं। दूसरे नंबर पर हाइड्रा है। और तारे की आयु का हम लोग निर्धारण कैसे कर सकते हैं? तारे की आयु का निर्धारण
तारे की आयु का निर्धारण हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अगर तारे का द्रव्यमान अधिक है तो उसकी उम्र अधिक है, वो लंबा चलेगा। और दूसरी ये कि अगर वो ज़्यादा तेज चमक रहा है तो उसकी आयु कम है, वो कम चलेगा।